ऑफ स्टूडेंट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था। यूनिट 4.1 है बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आज हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, क्या डेफिनेशन है, इसका कंसेप्ट क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जिसको पहले हम अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में मेंटल रिटार्डेशन को उसका डेफिनेशन क्या था या क्या कहते थे। तो इस मेंटल रिटार्डेशन मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सन which is specially characterized by subnormality of intelligence manifesting before the age of 18 years। यानी मेंटल रिटार्डेशन जिसे कहते थे, जिसका कंडीशन जो था माइंड का जो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होना ही मेंटल रिटार्डेशन कहलाता था, जिसमें कैरेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें इंटेलिजेंस की कमी होती थी एज द बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से पहले तक जितने भी थे सभी मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आते थे। ये 1995 का था। अब AMR क्या होता है, तो AMR का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 2002 में। इसका एक बार दोबारा से डेफिनेशन तय किया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया डेफिनेशन में। तो AMR इज अ डिसेबिलिटी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस आ जाती हैं कुछ काम को करने में, किसमें, बहुत इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर कैसा है बच्चे का, एज एक्सप्रेस्ड इन कंसेप्चुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे और प्रैक्टिकल और अडेप्टिव स्किल्स में। ठीक है, इनमें चेंजेस होती हैं। एंड द डिसेबिलिटी ओरिजिनेटिंग बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से पहले, यह 18 साल की उम्र तक जो है यह डिसेबिलिटी शो हो जाती है, दिखाई दे जाती है या पता चल जाता है 18 ईयर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट है AIDD यानी AIDD यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। अब 2010 में क्या कर दिया गया, जो पहले मेंटल रिटार्डेशन के नाम से ना जाना जाता था उसको इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के नाम से उसका नाम चेंज कर दिया गया। AIDD के अनुसार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता क्या है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी is a disability characterized by significant limitation in both, दोनों में, intellectual functioning में और adaptive behavior दोनों में limitations आ जाती हैं, and which covers everyday, जो रोजमर्रा के कार्य करते हैं, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स में क्या होती है, लिमिटेशंस आती हैं। दिस डिसेबिलिटी ओरिजिनेट बिफोर द एज ऑफ 22 ईयर्स, पहले 18 ईयर्स तक था, अब इसको बढ़ा करके 22 ईयर्स कर दिया गया है। अब इसमें जो है 3 कैटेगरीज में जो है बांटा गया है इनको। ID जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो है इनको 3 कैटेगरीज में या 2 कैटेगरीज में कह सकते हैं बताया गया है AIDD के अनुसार। अब कौन कौन सी कैटेगरीज है, पहला है सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैसा है, तो इन जनरल मेंटल कैपेसिटी कैसा है बच्चे का, जैसे कि लर्निंग में कैसा है बच्चा, रीजनिंग में कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा है। ठीक है, इन चीज़ों का पता जो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के माध्यम से हम लगाते हैं। इन
वन वे टू मेजर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज एन IQ टेस्ट, और जो कि IQ टेस्ट के माध्यम से ये सारे चीज़ें कवर करी जाती हैं, पता करी जाती हैं। इन IQ टेस्ट स्कोर अराउंड 70 और हाई इंडिकेट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर IQ का स्कोर जो है 70 के आसपास है, ठीक है, या 75 के आसपास है, तो किसी न किसी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में जो है लिमिटेशन आ सकती है या इंडिकेट कर सकती है। ये इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के द्वारा या IQ टेस्ट के द्वारा पता चलता है। दूसरा लिमिटेशन क्या है, अडेप्टिव एरियाज में, वन या एक से ज़्यादा एरियाज में लिमिटेशंस आना, जैसे कि कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल, सोशल या प्रैक्टिकल स्किल्स, लर्न एंड परफॉर्म पीपल इन आवर डेली या एवरीडे लाइफ में जो हम लोग कार्य या कामकाज करते हैं उसमें दिक्कतों का सामना करना। अब जैसे कंसेप्चुअल स्किल्स में क्या क्या आ जाती हैं, तो लैंग्वेज एंड लिटरेसी आता है, मनी, टाइम, नंबर कंसेप्ट बच्चे का क्लियर है कि नहीं, सेल्फ डायरेक्शन, बच्चे को डायरेक्शन के बारे में पता है कि नहीं, खुद से बता सकता है कि नहीं, बच्चे की भाषा क्या है, बच्चे को मनी की पहचान है कि नहीं है, ठीक है, ये सारे कंसेप्चुअल स्किल्स के अंदर आ जाते हैं। सोशल स्किल्स के अंदर क्या आते हैं, तो इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, सेल्फ स्टीम हो गया, गलिबिलिटी हो गया, सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, और एबिलिटी टू फॉलो रूल्स, क्या बच्चा जो है रूल्स को फॉलो करता है, ओबे लॉज को मानता है, और एंड टू अवॉइड बीइंग विक्टिमाइज्ड, क्या अवॉइड करता है। ये सारी चीज़ सोशल स्किल्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल स्किल्स। 3 स्किल्स होती हैं इसके अंदर, 3 स्किल अडेप्टिव बिहेवियर में जो है, या अडेप्टिव स्किल्स एरिया जो है 3 स्किल्स में बटा हुआ है, सो कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल। अब प्रैक्टिकल स्किल में क्या है, तो ADL हो गया, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें पर्सनल केयर आ जाता है, ऑक्यूपेशनल स्किल्स हो गया हमारा, हेल्थ केयर हमारा हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, शेड्यूल या रूटीन हम कह सकते हैं, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, हम मनी का यूज कैसे करते हैं, टेलीफोन का यूज़ कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, कि बच्चा इन सब में माहिर है या नहीं, या कमी है तो किस चीज़ में कमी है। अब लेटेस्ट जो है हमारा RPWD एक्ट जो हमने पढ़ा है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, तो ये भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है एक प्रकार का कंडीशन है जिसके अंदर जो है लिमिटेशन आ जाती है। कौन कौन से एरिया में, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, जिसमें क्या क्या आ जाता है, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे एरिया जो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में आ जाती हैं। एंड अडेप्टिव बिहेवियर विच कवर्स अ रेंज ऑफ एवरीडे, मतलब डेली एक्टिविटी, जो भी हम डेली काम काज करते हैं वो सारे एरियाज कवर हो जाते हैं। सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर रखा जाता है। अब इसके अंदर 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और दूसरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। तो SLD के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हेट्रोजीनियस कंडीशन होता है जिसमें बच्चे को परेशानी क्या होती है, डिफिसिट किन एरियाज में होता है, तो प्रोसेसिंग, लैंग्वेज को प्रोसेस करने में दिक्कत होता है, स्पोक और रिटेन करने में दिक्कत होता है, और डिफिकल्टी टू कॉम्प्रीहेंड, स्पीक, रीड, राइट, स्पेल और डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ परसेप्चुअल एबिलिटीज़ जो कंडीशन आ जाता है ये भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डेवलपमेंटल एफिशिया, ये सभी जो है SLD के अंदर आती है। और ऑटिज्म ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चा फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंट अफेक्ट पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, पहले 3 साल के अंदर जो है बच्चा अपेयर नहीं हो पाता, किसी से बातचीत नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उनके अंडरस्टैंड ये नहीं समझ नहीं पाता, रिलेशनशिप्स को नहीं समझ पाएगा, दूसरे क्या बात कर रहे हैं उससे रिलेट नहीं कर पाएगा,
ठीक है, और स्टीरियोटाइप रिचुअलिस्टिक बिहेवियर जो है शो करता है ऑटिज्म में। ठीक है, अब DSM-5 के अकॉर्डिंग जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या कहता है या डेफिनेशन क्या दिया गया है, तो इसमें 3 क्राइटेरिया को बताया गया है। DSM-5 के अकॉर्डिंग जो है आईडी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेम ऊपर वाला चीज़ है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि डिसऑर्डर विथ ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर विच ऑनसेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड दैट इंक्लूड बोथ इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनिंग अडेप्टिव फंक्शनिंग डिफिसिट इन कंसेप्चुअल सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन्स में जो है डिफिसिट या फिर डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और 3 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, तो पहला क्राइटेरिया हमारा डिफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में दिक्कतों का सामना करना, परेशानियों का सामना करना, जिसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, तो रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, हम कैसे प्लान करें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, academic learning and learning from experience confirmed by both clinical assessment and individual standard intelligence testing के माध्यम से हम पता लगाते हैं। दूसरा है adaptive functioning, जिसके अंदर result in failure to meet developmental and social cultural standards के बारे में हमें जानते हैं, जिसके पर्सनल इंडिपेंडेंस हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, विदाउट ऑनगोइंग सपोर्ट, बिना सपोर्ट के जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अडेप्टिव डिफिसिट लिमिटेड फंक्शनिंग होती है। ठीक है, यानी अडेप्टिव स्किल्स में जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं, कोई भी कार्य करने की क्षमता जो है एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक बार में नहीं कर सकता है बच्चा। इन वन और मोर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ सच एज कम्युनिकेशन, social participation and independent living across multiple environments such as home, school, work या community में, इन सभी एरियाज में, सभी जगहों पर जो है बच्चे को डिफिसिट या फिर लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है या फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और यह जो तीसरा क्राइटेरिया है, ऑन सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव डिफिसिट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इनका जो है प्रिविलेंस रेट क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के होता क्या है, RPWD 2016 के अनुसार आईडी का डेफिनेशन क्या है, DSM-5 के अनुसार क्या डेफिनेशन बताया गया है, AAMR के अनुसार क्या बताया गया है, और PWD 1995 के अनुसार क्या डेफिनेशन बताया गया है। अब प्रिविलेंस रेट क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ओवरऑल, तो इनका जो प्रिविलेंस रेट है ओवरऑल पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेटली 1% है। ठीक है, जनरल पॉपुलेशन का जो है प्रेवलेंस रेट 1% है। ठीक है, एंड प्रेवलेंस रेट वेरी बाय एज, हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग भी प्रेवलेंस रेट है। ठीक है, मतलब प्रत्येक 100 में से 6 बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, या फिर कह सकते हैं कि 100 में से 6 व्यक्ति जो है 1000 में से 6 पीपल्स ऐसे हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऐसा कह सकते हैं। अब फैक्टर कौन कौन से हैं, इटोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है बायोलॉजिकल या जेनेटिक या क्रोमोसोमल फैक्टर्स कह सकते हैं, जिसके अंदर आ जाता है डाउन सिंड्रोम, फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, PKU यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया, मैटरनल इन्फेक्शन में क्या आ जाता है, रूबेला, जर्मन रूबेला, मीजल्स कहा जाता है जिसको, अनोक्सिया जिसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, बर्थ ट्रॉमा, प्रोलॉन्ग डिलीवरी, मेनिंजाइटिस, लीड पॉइजनिंग, हाई टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सारे कारण बायोलॉजिकल, जेनेटिक या क्रोमोसोमल फैक्टर्स के अंदर आती हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या आती हैं, तो फेटल अल्कोहल सिंड्रोम आ जाता है, माल न्यूट्रिशन और
एनवायरमेंटल डिप्रेविएशन आता है, चाइल्ड अब्यूज़ और निगलेक्ट आता है। ठीक है, ये हमारे इटोलॉजिकल फैक्टर्स थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के। अब कुछ मिथ्स हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में कुछ मिथ्स हैं। वो क्या क्या मिथ्स हैं जानते हैं। पहला मिथ है मोस्ट पीपल विथ आईडी हैव अ सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इनका कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सीवियर डिसेबिलिटी आईडी के अंदर आते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है 85% से अधिक जो लोग हैं वो माइल्डली इम्पेयर्ड होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। ठीक है, और वो हर क्षेत्र में भाग लेते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, वो कार्य करते हैं। ठीक है, सेकंड है पीपल विथ आईडी रिसीव बेटर हेल्थ केयर। ये मिथ है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं है। ठीक है, फैक्ट क्या है, इंडिविजुअल विथ आईडी टिपिकली रिसीव स्टैंडर्ड हेल्थ केयर या सब स्टैंडर्ड हेल्थ केयर और वर्चुअल नो केयर एट ऑल। इनको जो है खुद से केयर नहीं कर सकते हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है, केयर टेकर की ज़रूरत पड़ती है, जरूर रिसीव नहीं कर पाते हैं खुद से, किसी न किसी के साथ की आवश्यकता ज़रूर होती है। थर्ड मिथ है हमारा पीपल विथ आईडी कैन नॉट गेट मैरिड और हैव चिल्ड्रन, जबकि ये भी गलत है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, इनके फैक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे कि आईडी बच्चे जो हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो स्पेशल ओलंपिक्स हो गई, एथलीट्स में हैं बहुत सारे लोग जो आईडी हैं। ठीक है, जिनको शादी हो चुकी है, बच्चे भी है, ग्रैंड चाइल्ड हुई है, एंड कंटिन्यू टू डेफी एक्सपेक्टेशन, डिबंक स्टेरियोटाइप्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और अपने सोसाइटी में वो अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बैठे रहते हैं, कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, योगदान भी देते हैं। नेक्स्ट मिथ है इंक्लूडिंग पीपल विथ आईडी एट स्कूल एंड वर्क प्लेस कैन हैव निगेटिव इफेक्ट, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये गलत है, कभी भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। बच्चे जो है जैसे स्कूल्स में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, विदाउट आईडी लर्न एंड प्ले साइड बाय साइड। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही साथ दूसरी तरफ जो है खेल में भी अपना ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में जो है उनको प्रमोट बैरियर फ्रीड्स या कह सकते हैं हेल्प करता है। ठीक है, बैरियर्स को हटाने में हेल्प करता है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो है उन बच्चों को और प्रमोट करता है और कैंपेन करता है, उनको टीच करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मिथ है स्टूडेंट विद आईडी कैन नॉट लर्न टू रीड, जबकि ये भी गलत है। फैक्ट क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आईडी बच्चे होते हैं जो आसानी से एक लर्न कर लेंगे, कोई भी चीज़ एक बार जो उन्होंने सुन लिया या फिर देख लिया, ठीक है, जो हमने उनको पढ़ाया तो वो एक बार में लर्न आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी जो है वो लॉन्गर टाइम तक जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों का जो है लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे बच्चे जो है वो रीड आउट नहीं कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे अब जो बोल नहीं सकता है तो रीड आउट कैसे करेगा, वो उसके जो स्पीच नहीं है जिस व्यक्ति की, वो रीड आउट कैसे करेगा, वो तो साइन लैंग्वेज के माध्यम से सीख सकता है। आईडी वाला जो बच्चा, अगर मान लो कोई आईडी का बच्चा है उसको स्पीच नहीं है, बिल्कुल जीरो स्पीच है, तो क्या साइन लैंग्वेज सीख करके नहीं कर सकता है, जरूर कर सकता है। दे डू नॉट फील लव, उनको लव के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, जो कोई ये भी गलत है। बहुत सारे ऐसे है वो अपने इमोशंस को शेयर, अपनी फीलिंग्स को डिफरेंट वे में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बस वही है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं।
अपने केयर फैमिलीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, साथ ही केयर गिवर्स फ्रेंड्स के साथ और अदर पीपल्स के साथ भी वो वेरी क्लोजली होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट प्ले स्पोर्ट्स, खेल नहीं सकते हैं, जबकि बहुत ये भी गलत है। जबकि फैक्ट क्या है कि ओलंपिक्स में जो है पैरालंपिक है, उसमें सारे जितने भी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं वो सभी भाग लेते हैं। 5 मिलियन से भी अधिक जो है एथलीट जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है जो प्रूव कर चुके हैं, जो आईडी हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से एंड डिफरेंट एबिलिटीज़, सबकी अलग अलग एबिलिटीज़ है। देर आर टोन ऑफ फिजिकल इमोशनल मेंटल बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स फॉर पीपल विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।